फ्रेंड्स, आपका एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। अपने कल लेसन फर्स्ट का पहला टॉपिक किया था एग्रोनॉमी की परिभाषा, महत्व, उसके कार्य क्षेत्र। आज का दूसरा टॉपिक है सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता, अब मृदा उर्वरता को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को पर्याप्त रूप में उपलब्ध करवाना एवं कौन सी फॉर्म में उपलब्ध करवाना, यह सब मृदा उर्वरता में। यानी कि हम कोई भी फसल है, कोई भी प्लांट है जिसके अंदर नाइट्रोजन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का हम यूज करें तो नाइट्रोजन पौधे को कितनी अमाउंट में चाहिए और कौन सी फॉर्म में चाहिए। यानी नाइट्रोजन पौधे में या तो अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में या फिर एमाइड फॉर्म के अंदर पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और मृदा उर्वरता से हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी मृदा उर्वरक हो सकती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वह उत्पादक ही हो। यानी कि जैसे उर्वरक मृदा है, उसके अंदर हमने किसी फसल को बो दिया और प्रतिकूल मौसम हुआ, जिसके अंदर अगर मौसम खराब हुआ, जैसे ओलावृष्टि हुई, अधिक बरसात हुई, तो हमारी उत्पादकता में कमी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता से यह तात्पर्य है कि मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में होने वाली उपज को दर्शाता है। मृदा उर्वरता सिर्फ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने से समाहित है। मृदा उर्वरता बाजार की मांग या होने वाली उपज से मृदा उर्वरता प्रभावित नहीं होती है, परंतु सोइल उत्पादकता है यह बाजार की मांग, होने वाले व्यय और हमारे उत्पादन में वृद्धि, जो हमें कमी हो रही है बाजार में, इसकी मांग कम है या फिर हमें उत्पादन में कमी, तो मृदा उत्पादकता प्रभावित होगी। अब हम बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक होते हैं प्राकृतिक कारक और एक होते हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में हम पहले बात करेंगे पृथक पदार्थ। अगर मृदा का निर्माण हो रहा है जिसके पृथक पदार्थों में अधिक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट अगर इसमें अधिक है तो मृदा उपजाऊ होगी, ठीक है। अगर पृथक पदार्थ, यानी मान लीजिए कि अगर कोई मृदा है जो कि अगर कोई मृदा अम्लीय अगेन चट्टानों से या फिर बालू पत्थर से और जिनमें ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट अगर मृदा अम्लीय होगी और उनमें पोषक तत्वों की कमी होगी। अगर कोई मृदा जैसे अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है और उसके अंदर बेसाल्ट जो मृदा क्षारीय होगी और वे अम्लीय मृदों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति होता है, जैसे टोपोग्राफी से इंग्लिश में बोला जाता है, स्थलाकृति से हम कोई भी सोइल है जिसकी सोइल की ढलान, यानी कि अगर सोइल की ढलान अगर x मान लीजिए ये सोइल है, ठीक है, और इसकी तुलना हम इस सोइल से करें, ये जो निचली भूमियों की सोइल होती है, इनके अंदर ज्यादातर बरसात होने से सिर्फ लीचिंग के द्वारा ही पोषक तत्वों की हानि होगी। इसके अंदर लीचिंग के अलावा जो इरोजन होता है मृदा का, जो मृदा का कटाव होता है, इसमें अधिक होगा और ये ऊपरी भूमि होती है, यह इस भूमि की अपेक्षा कम उपजाऊ होगी या अधिक उपजाऊ होगी। मृदा आयु, मृदा आयु से अगर कोई मृदा है, जैसे ये मृदा है, इसको हम बार बार जोत रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे यह पुरानी होती जाएगी, हम एक किस्म में फसल ले रहे हैं, तो मृदा की सोइल कम होगी, उसमें उपजाऊपन कम होगा और नवनिर्मित मृदाएं होती है उनके अंदर उपजाऊ ज्यादा होगी। जलवायु, जलवायु के अंदर अत्यधिक वर्षा के कारण जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं, या फिर अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाएगा और वो उपजाऊपन उसमें कम हो जाएगा। मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई है जो कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। जैसे कि अगर कोई सोइल है जिसकी गहराई अगर ज्यादा नीचे नहीं है, तो अगर कोई प्लांट है जिसकी जड़ें अधिक विकसित नहीं होगी, तो अंदर तक जाकर अपने न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाएगा और पौधा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मृदा अपवर्धन।
5 टॉपिक है, एक छठा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का भी मृदा उर्वरता में बहुत प्रभाव होता है। जैसे जल द्वारा या वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत होती है ना, जो कि क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। अब आता है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा से यह मतलब है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, शैवाल है, वायु संचार कैसे करें, या फिर एक्टोनोमाइस्टीज होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। उसमें पाए जाने रंध्र, जैसे बुलई मृदा में बड़े आकार के रंध्र होते हैं जो कम उपजाऊ होती है, कले में छोटे और ज्यादा रंध्र होते हैं, वह कले सॉइल जो कि ज्यादा उपजाऊ होती है। एक होता है मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। भारतवर्ष में जो मृदाएं पाई जाती है उनमें अनेक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। इनमें से कुछ मृदाएं होती है, जैसे भारत के अंदर करीबन 47% मृदाओं के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। 11.8% मृदाओं में फेरस की कमी पाई जाती है, यानी लोहे की। 4.8% मृदाओं में कॉपर की कमी पाई जाती है, तांबे की। और लगभग 4% मृदाओं में मैग्नीज की कमी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृत्रिम कारक, सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में फर्स्ट है जलाक्रांति, यानी कि वाटर लॉगिंग। कोई भी फसल है जिसके अंदर अत्यधिक पानी का अगर जमाव हो जाता है तो पौधे की जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी। जैसे मृदा के, जैसे ये कोई प्लांट है, इसकी जो जड़ें हैं, यहाँ पे इसको एयर चाहिए, जो सोइल एयर होती है वो जल जाने के कारण सोइल एयर को जगह नहीं मिल पाती है, तो वायु संचार नहीं हो पाएगा, जड़ें विकसित नहीं हो पाएगी। फिर जो इस जड़ों के पास जो न्यूट्रिएंट है वो निक्षालन के द्वारा नीचे चले जाएंगे, वह ज्यादा जल भरने से बीन नाइट्रीकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फसल प्रणाली। फसल प्रणाली से यह तात्पर्य है कि कोई एक खेत है, कोई एक खेत है जिसके अंदर हम पर एक ही फसल बो रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस फसल को इसके अंदर बो रहे हैं तो उस फसल को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है वह इस भूमि से लेता रहेगा, तो इसके अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए, जैसे ग्रेमिनी कुल के बाद में लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें। मृदा पीएच मान, मृदा पीएच मान मृदा पीएच मान जैसे कोई सोइल है जिसके अंदर अम्लीय मृदा के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, तब फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा होगी जिनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम तो अधिकता होगी, परंतु इसके अंदर फेरस और मैग्नीज की कमी पाई जाएगी। ठीक है, यह भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, एक्टिनोमाइस्टीज हो गया, शैवाल हो गया। शैवाल है जो कि मृदा के अंदर वायु संचार को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे पौधों की जड़ें इस तरह से विकसित होती है, मृदा भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, और अपने जीवाणु और एक्टिनोमाइस्टीज जो है कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। ठीक है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यानी मृदा में जितना अधिक कार्बन होगा वह मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। मृदा की जुताई व समय, सोइल उर्वरता का मृदा व जुताई में इस समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मृदा को किस समय बोना चाहिए, अगर हम किसी भी सोइल है जिसको कोई भी फसल है जिसको अगर हम उसके बोने के समय से पहले या बाद में बोते हैं तो उससे मृदा उर्वरता प्रभावित होगी, उत्पादन में भी कमी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी की। मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता क्या होती है? मृदा उत्पादकता से अभिप्राय है कि प्रति हेक्टेयर उपज देने से, इसे रुपयों या फिर प्रति हेक्टेयर उपज में व्यक्त करते हैं। अब बताते हैं आपको भी मृदा की सोइल उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपने सोइल फर्टिलिटी का इसमें बता देता हूँ। मृदा जुताई विधि में इसके अंदर ये होता है
ढलान वाली भूमि है तो हम उसके अंदर लंबवत अगर खेती करेंगे ना तो उसके अंदर इरोजन कम होगा और निक्षालन भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि कोई क्रॉस जैसे कंटूर बडिंग हो गया वो अपने आगे आएगा अपने। तो अब बात करते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कार्य। इसमें फर्क होता है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मृदा उर्वरक हो सकती है परंतु उत्पादक को ये सही नहीं है। परंतु जो मृदा उत्पादक होगी उसे मृदा उर्वरक होना ही पड़ेगा। यानी कि मृदा उर्वरता पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता से होता है, जैसे कितनी उसको मात्रा में चाहिए और किस रूप में चाहिए, मृदा उर्वरता में आता है। मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा यानी कि मृदा सोइल स्ट्रक्चर, उसके अंदर शस्त्र पाए जाते हैं वो कैसे हैं, मृदा का कणाकार कैसा है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है, ये मृदा की भौतिक दशा के अंदर आते हैं। ठीक है, मृदा की स्थिति, सोइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा की स्थिति का भी बहुत महत्व है। यानी कि मृदा है जो कि अपने जैसे कोई भी जो कोई भी फसल बो दी है वह वहाँ की सोइल कहाँ पर है, कितनी बाजार से कितनी दूर है, और अगर हम उसको वहाँ से लेते हैं तो बाजार में उसकी मांग हो वो जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचाया जाए, जैसे यह मृदा की स्थिति पे भी निर्भर करता है। अब सोइल प्रोडक्टिविटी होती है उत्पादन की मांग। सोइल प्रोडक्टिविटी को परिभाषित करते हैं प्रति हेक्टेयर उपज से। पर अगर हमारे पास उपज ले ली हमने, अगर उसमें उसके बाजार की मांग ही नहीं है तो हमारी उपज व्यर्थ है। इसलिए सोइल प्रोडक्टिविटी को उत्पाद की मांग भी प्रभावित करती है। एक होते हैं यातायात के साधन, यातायात के साधन यानी कि बाजार से कितनी दूरी पे खेत है और हमें अपने उत्पाद को कैसे उसको वहां से हम बाजार के अंदर हम बेचने के लिए जाएं ताकि हमें सुगमता से वो चीज जब वहां पे मांग हो तब उसको उपलब्ध करा दें। अब अन्य कारकों के अंदर एक कारक से अन्य कारकों में क्या आता है, अन्य कारकों में वही सब जैसे मौसम प्रतिकूल हो गया या फिर रोग है या फिर अपने कोई भी डिजीज लग गई, ये सब सोइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, वो अपनी बुक में दिए हुए हैं, आप सीधे सीधे देख लेना कि सोइल प्रोडक्टिविटी है जो कि विस्तृत है, सोइल प्रोडक्टिविटी के अंदर होती है सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, इसे हम सोइल फर्टिलिटी को अगर हम मेजरमेंट करें ना तो हमें लैब की आवश्यकता होती है। सोइल प्रोडक्टिविटी को हम खेत में ही जान सकते हैं। ठीक है, सोइल प्रोडक्टिविटी को हम पैसों से व्यक्त करते हैं या फिर उपज से व्यक्त करते हैं। इसके अंदर बाजार की मांग, उपज, व्यय से कोई संबंध नहीं है, यह सिर्फ पोषक तत्वों पर निर्भर होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो पहला वीडियो था ना वो क्या होता है कि अपन यहाँ पे 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं ना तो वीडियो बनता है करीबन 400 या 500 MB का। तो हम वीडियो को जब कंप्रेस करते हैं ना तो कंप्रेस करने के बाद वीडियो की वॉल्यूम और उसका विजुअल होता है इफेक्ट वो कम हो जाता है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने कल आपसे 5 प्रश्न पूछे थे ना, मैं उनके आपको उत्तर बता देता हूँ। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि गेहूं की कौन सी वैरायटी है जिसने हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया, उसका नाम है HD 2329। ठीक है, एक मैंने प्रश्न पूछा था गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि तीनों रस्टों के प्रति रेसिस्टेंस है, वो है अपनी छोटी दोनों। ठीक है, और एक मैंने आपको पूछा था कीवी फ्रूट होता है, कीवी फ्रूट का नाम होता है
एक्टिनिडिया डिलीशियसा। एक मैंने पूछा था आपसे इसबगोल का यूज होने वाला पार्ट, तो इसबगोल का यूज होने पार्ट होता है उसके बीज और उसके बीज का जो बाहरी आवरण होता है हसक यानी से भूसा बोला जाता है वह उपयोग होता है। और भारतीय मूल की सबसे भारी जो गाय होती है वो होती है अपनी कांकरेज, और विश्व की सबसे भारी नस्ल है वो होती है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं, केले के अंदर प्रवर्धन के लिए यानी कि केले का अगर हम प्रवर्धन करते हैं, केले का प्रोपगेशन